1947 में एक रुपए की वैल्यू $1 के बराबर थी। दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी कुवैत देश की करेंसी है, जिसकी वैल्यू एक कुवैती डायनार 294 भारतीय रुपयों के बराबर है। क्या देश के विकास में उस देश की करेंसी का योगदान होता है? बिजनेसमैन और सरकार आखिर क्यों चाहती है कि रुपये की वैल्यू घटती ही रहे? अगर वापस $1 एक रुपये के बराबर हो गया तो क्या होगा? वेलकम बैक दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में करेंसी के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। इस वीडियो में ये जानेंगे कि क्यों किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू गिरती है और उस देश की इकोनॉमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। भारत की करेंसी इतनी तेजी से क्यों गिर रही है, और भी जानेंगे बहुत कुछ इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। करेंसी या मुद्रा का इस्तेमाल किसी भी देश में किसी वस्तु या सर्विस का लेन देन करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि आप किसी दुकान से स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, तो आप उस स्मार्टफोन के बदले दुकानदार को एक कीमत चुकाएंगे और यही कीमत करेंसी के रूप में दी जाएगी। दुनिया के प्रत्येक देश अपनी अपनी करेंसी चलाते हैं और देश की सारी इंटरनल लेन देन उस देश की सरकार द्वारा चलाई गई करेंसी पर ही चलती हैं। किसी भी देश की गवर्नमेंट करेंसी को नोटों के रूप में भी निकाल सकती है और सिक्कों के रूप में भी। जैसे कि भारत देश की करेंसी रुपया है, अमेरिका की करेंसी डॉलर है और ब्रिटेन की करेंसी पाउंड है। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू गिरती क्यों है? दोस्तों, जब किसी देश को दूसरे देश से कोई लेन देन करना होता है तो उससे पहले अपनी करेंसी को बदलवाना होता है, क्योंकि जिस देश के साथ लेन देन कर रहे हैं उस देश की करेंसी अलग होती है। चलिए और आसान भाषा में समझते हैं। जैसे कि भारत देश को अमेरिका से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना है तो भारत को सबसे पहले रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। अब US डॉलर की कीमत जो भी होगी उसके हिसाब से भारत को रुपये देने पड़ेंगे और जितनी करेंसी देनी पड़ेगी उसे ही एक्सचेंज रेट कहा जाएगा। एक बात आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि जो देश आयात करता है उसको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है उस देश के बदले जो देश निर्यात करता है। यही नहीं, जिस करेंसी की मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है और करेंसी के बदलने की जो एक्सचेंज रेट है वो हमेशा बदलती रहती है। जैसे कि सन 2000 में $1 खरीदने के लिए 46 रुपए देने पड़ते थे, वहीं 2025 में $1 खरीदने के लिए 90 रुपए देने पड़ते हैं। इस प्रकार इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी की वैल्यू कमजोर होती जाती है। अब आप सोचिए, जो देश बहुत ज्यादा आयात करता है उसकी करेंसी लगातार गिरती जाती है और यही कारण है कि दुनिया भर में जो देश बहुत ज्यादा आयात करते हैं उनकी करेंसी बहुत कमजोर होती है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लेन देन अमेरिकी करेंसी डॉलर में होता है, इसलिए पूरी दुनिया में डॉलर की मांग हमेशा बनी रहती है और यही कारण है कि डॉलर की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। डॉलर को सबसे पावरफुल करेंसी में से एक माना जाता है। अमेरिकी करेंसी यानी कि डॉलर की देखरेख अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व सिस्टम द्वारा की जाती है। अमेरिकी डॉलर को USD से दर्शाया जाता है और अमेरिकी डॉलर का चिन्ह कटा हुआ S है। अमेरिका के $1 में 100 सेंट होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली करेंसी है। चलिए अब हम भारतीय करेंसी रुपये पर आते हैं। भारतीय करेंसी का नाम रुपया है, जिसकी देखरेख सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। एक रुपया में 100 पैसे होते हैं। भारतीय मुद्रा का कोड INR और भारतीय रुपये का ऑफिशियल चिन्ह कटा हुआ R है, जो हिंदी अक्षर रा और लैटिन कैपिटल अक्षर R को जोड़ता है। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोट छापता है और इसके अलावा 1, 2, 5, 10 और 20 के सिक्के भी छापता है। जब 1947 में भारत देश स्वतंत्र हुआ था तब एक रुपए की वैल्यू $1 के बराबर थी। यही नहीं, उस समय भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक था, लेकिन उसके बाद रुपए की वैल्यू लगातार गिरती ही गई है, क्योंकि भारत जैसे देशों में जरूरी सामान जैसे कि कच्चा तेल, गैस और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, सैन्य उपकरण आदि बड़े पैमाने पर विदेशों से आयात करने होते हैं। इसलिए भारत को हमेशा ही डॉलर की जरूरत पड़ती रहती है। भारतीय रुपए की वैल्यू पहली बार 1950 से 1960 के दशक में कम हुई थी, क्योंकि उस समय भारत देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था और भारत सरकार को सारे क्षेत्रों में विकास कार्य करने थे और सरकारी खजाने में इतना पैसा नहीं था और इसलिए भारत सरकार ने रुपये को कमजोर कर दिया था और इस प्रकार भारतीय 5 रुपये $1 के बराबर हो गए थे।
इसके बाद भारत का अपने पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और उसी दौरान भारत को एक बहुत ही बड़ी प्राकृतिक समस्या सूखे का सामना करना पड़ा था। इसी कारण से भी भारतीय रुपये की वैल्यू कम होती गई थी। 1972 के बाद भारत को तेल की कमी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि भारत में उस समय कुछ राजनीतिक घटनाएं ऐसी हुई थी कि दूसरे देशों ने भरोसा करना कम कर दिया था और कच्चा तेल का व्यापार करने में हिचकिचाने लगे थे। और उसके बाद 2008 में आर्थिक मंदी आई और इसके बाद भारत सरकार ने काले धन को और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया था और फिर कोविड की महामारी आ गई थी। इस प्रकार भारतीय रुपये की लगातार वैल्यू कम होती जा रही है। 2025 में $1 90 भारतीय रुपयों के बराबर हो गया है। इसी कारण से देश में महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। इतना कुछ जानने के बाद हम सभी के दिमाग में ये सवाल जरूर उठता है कि क्या किसी भी देश की करेंसी वैल्यू का लगातार घटना उस देश के विकास में फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक। इसका सीधा सा जवाब यही है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, कि किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू कम होने से वो देश आयात करने वाला बन जाता है। और रही बात विकास की, तो किसी भी देश की करेंसी से उस देश के विकास की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि करेंसी की वैल्यू कम करने का मतलब ये है देश में नए विकास के लिए दूसरे देश के इन्वेस्टरों को आमंत्रित करना होता है। इसलिए इसका विकास से कोई लेना देना नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए जापान की करेंसी येन तो भारत के रुपये से भी कमजोर है। तो क्या जापान विकसित देश नहीं है? बिल्कुल नहीं। जापान तो दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक है। भारतीय करेंसी रुपये की वैल्यू का कम होने का अर्थ ये है कि भारत अभी आयात बहुत ज्यादा कर रहा है और कुछ नहीं। ये केवल किसी अर्थशास्त्री या फिर राजनीति का विषय नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक को इसको गंभीरता से समझना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में निर्मित चीजों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल भारत देश की करेंसी की वैल्यू ही कम होती जा रही है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी करेंसी बहुत ज्यादा कमजोर है। जैसे कि ईरान देश की करेंसी इतनी कमजोर है कि एक भारतीय रुपये की वैल्यू वहां पर 463 ईरानियन रियाल के बराबर है, यानी कि भारत का एक रुपया वहां पर 460 गुना से भी ज्यादा हो जाता है। ईरान ही नहीं, दुनिया के और भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी करेंसी बहुत कमजोर है, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान आदि। और यह एक फैक्ट है कि प्रत्येक देश अपने पास एक विशाल विदेशी मुद्रा का भंडार रखता है, जो उस देश की करेंसी का संतुलन बिगड़ने पर उसे वापस संतुलित कर लेता है। जैसे कि हमारे भारत देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास विदेशी मुद्रा का भंडार है। ये विदेशी मुद्राएं देश के नागरिकों से ही यहाँ पर पहुँचती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई अमेरिका से भारत घूमने के लिए आता है तो उसे डॉलर को बेचकर रुपए में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। इसके लिए वो बैंक में जाएगा और एक्सचेंज करवा लेगा। इस प्रकार हजारों बैंक से विदेशी मुद्राएं इकट्ठी होती है और ये आरबीआई के पास पहुंच जाती है। बैंकों के अलावा सरकार करेंसी की लेन देन के लिए लाइसेंस भी प्रोवाइड करवाती है। ये सब करेंसी मार्केट का एक हिस्सा है। इस प्रकार प्रत्येक देश किसी भी संकट से बाहर निकलने के लिए अपने पास विदेशी मुद्रा का भंडार रखता है, जो संकट से उबरने में मदद करता है। हमारे देश में वर्तमान समय में जो रुपए की परचेजिंग पावर कम होती जा रही है, इसे रोकने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी देश बाहर से आयात कम करेगा और रुपए की वैल्यू वापस बढ़ने लग जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की और कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं हो।